छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव नजदीक है। ऐसे में सियासत में महादेव सट्टा ऐप को लेकर चर्चा तेज है। ये पहली बार नहीं है कि किसी राजनीतिक व्यक्ति पर ऐसे किसी मामले में आरोप लग रहे हैं। इससे पहले भी प्रदेश के कई बड़े नेताओं पर आरोपों का दौर देखने को मिला है। 2003 में हुए पहले ही चुनाव में दिलीप सिंह जुदेव की विवादित सीडी जारी हुई थी। 2008 में हुए चुनाव से पहले कांग्रेस की आपसी गुटबाजी की भी सीडी हुई थी जारी। 2013 चुनाव से पहले तात्कालिक मंत्री राजेश मूणत की विवादित सीडी हुई थी जारी। 2014 में हुए उपचुनाव से पहले मंतूराम की भी सीडी हुई थी जारी। 2018 चुनाव से पहले नान घोटाले से जुड़ी सीडी चर्चाओं में रही थी। 2023 चुनाव से ठीक पहले तात्कालिक सीएम भूपेश बघेल को रिश्वत देने से संबंधित सीडी चर्चा में आई थी। इस बार चर्चा महादेव सट्टा ऐप मामले में पूर्व सीएम भूपेश बघेल पर दर्ज एफआईआर को लेकर हो रही है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल राजनांदगांव से लोकसभा के प्रत्याशी है। ऐसे समय में एफआईआर दर्ज होना कई सवाल भी खड़े कर रहा है। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कह रहे हैं कि ये राजनीतिक एफआईआर है। 4 मार्च को एफआईआर होने के बाद 17 तारीख को ये प्रकाशित हो रहा है, तो ये सोच समझ के इसको डाला गया है, वो भी दिल्ली से। इसका अर्थ सीधा है कि वो राजनांदगांव लोकसभा की चुनाव भारतीय जनता पार्टी हार चुकी है, हार मान चुकी है, और इस कारण से बदनाम करने के लिए इस प्रकार से चीजें लाई गई है। लेकिन ये एक बात मैं कहना चाहता हूं, न इन गिदड़ भपकियों से न मैं डरने वाला हूं, न पीछे हटने वाला हूं। विधानसभा चुनाव के दौरान भी महादेव सट्टा ऐप मामले में राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज कर दी थी, जिसका फायदा भारतीय जनता पार्टी ने जमकर उठाया था। अब लोकसभा चुनाव से पहले प्रदेश में महादेव ऐप पर सियासत फिर गर्मा रही है। इस बीच उप मुख्यमंत्री अरुण साहब का बयान सामने आया। अरुण साहब ने कहा कि ये जो महादेव ऐप के मामले में एफआईआर हुई है, सबको पता है कब से इसकी जांच चल रही थी। लगभग 2 साल हो गए हैं। चुनाव से इसका कोई लेना देना नहीं है, न ही राजनीति से कोई लेना देना है। ये तो प्रदेश के युवाओं के साथ जो धोखा हुआ है, छत्तीसगढ़ के साथ जो अन्याय हुआ है, जो अपराध हुए हैं, उसकी ये परिणति है। लंबे समय से महादेव ऐप की जांच चल रही थी। जांच में जो तथ्य आए हैं उसके आधार पर यह कार्यवाही हो रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजनीतिक द्वेषवश कभी कोई कार्यवाही करती नहीं है। ये कार्यवाही भी जांच की प्रक्रिया से ही आई है। लगभग 2 साल हो गए इसकी जांच करते, इसलिए ये चुनाव से इसका कोई लेना देना नहीं है और न ही राजनीति इसका कोई लेना देना नहीं है। ये तो प्रदेश के युवाओं के साथ जो धोखा हुआ है, छत्तीसगढ़ के साथ जो अन्याय हुआ है और जो अपराध हुए हैं, उसकी ये परिणति है। छत्तीसगढ़ के इतिहास में चुनावी पन्नों को अगर खंगाला जाए तो कई विवादों से सरकार बनी है, तो कई विवादों ने सत्ता पर गाज गिराई है और चुनाव पर भी अपना एक अलग प्रभाव बनाया है। महादेव सट्टा ऐप मामले पर कार्रवाई अब भी जारी है। जब तक कार्रवाई जारी रहेगी, इस पर सियासत होती रहेगी। अब देखने वाली बात होगी कि महादेव सट्टा ऐप का मुद्दा उछाले जाने से चुनाव में किस राजनीतिक दल को फायदा होता है। क्या भारतीय जनता पार्टी 11 कमल के फूल खिलाएगी या फिर कांग्रेस अपनी पकड़ लोकसभा सीटों पर जमाएगी। IND 24 के लिए अद्वैत नाइक की रिपोर्ट। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। गुहार छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रुषिता शर्मा। सियासत का बदलापुर, जी हां, कुछ इसी तरह का माहौल छत्तीसगढ़ में फिलहाल बना हुआ है। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद छत्तीसगढ़ की सियासत में एक बार फिर नया मोड़ देखने को मिला, जब एक बार फिर से महादेव सट्टा ऐप मामले ने प्रदेश में तुल पकड़ लिया। इससे पहले भी लोकसभा चुनाव का इतिहास इस बात का गवाह रहा है कि जब जब चुनाव नजदीक आते हैं, तब कई विवाद सुर्खियां बटोरकर राजनीति गरमा देते हैं। वैसे ही पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर दर्ज हुई एफआईआर भी 2024 के चुनाव में एक महत्वपूर्ण मुद्दा बनकर सियासी आग प्रदेश में भड़काने में लगी हुई है। आज इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं गुहार के पॉइंट्स क्या है। क्या सियासत का बदलापुर बन रहा छत्तीसगढ़? भूपेश बघेल पर एफआईआर से चुनाव में कितना असर? करप्शन पर घिरेगी कांग्रेस या मिलेगा सहानुभूति का लाभ?
क्या छत्तीसगढ़ में चुनावी हथियार बन रही है एफआईआर? इन्हीं मुख्य सवालों के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले आपका परिचय करा देते हैं। कांग्रेस से अनिल चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी से उमेश घोरमोड़े और वरिष्ठ पत्रकार लखन चौधरी हमारे साथ जुड़ गए। आप तीनों का बहुत स्वागत है IND24 में। सबसे पहले उमेश जी, आप ही से सवाल है कि जिस तरह की कार्रवाई इस समय हो रही है, जब लोकसभा चुनाव नजदीक है, महादेव सट्टा ऐप, ये कहा जा रहा है कि पिछले 2 साल से इस मामले की जांच चल रही है, लेकिन ऐसे समय में एफआईआर दर्ज होना, कई तरह के विपक्ष सवाल उठा रहा है आप पर। देखिए, आपके चैनल पे भी बताया जा रहा है, आप भी कह रही हैं कि महादेव सट्टा ऐप के ऊपर कार्रवाई बीते 2 वर्षों से चल रही है और जो जांच एजेंसियां कार्रवाइयां करती हैं वो नियमित प्रक्रिया होती है। एक रूटीन कार्रवाई के रूप में हमको इसे देखने की आवश्यकता है और जैसा कि ये 2 साल पहले से चल रही है, ये हम ही नहीं कह रहे हैं, कांग्रेस के नेता भी तमाम मौकों पर इस बात को स्वीकार कर चुके हैं कि सबसे पहले एफआईआर इस मामले में छत्तीसगढ़ के अंदर में उनके ही कार्यकाल के दरमियान दर्ज हुई थी। ये बात अलग है कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के अंदर में ये मामला उससे पहले आया था, वहां से ईडी को इसको देने की बात निकल करके आई थी, इस डर में कि कहीं ईडी पहले जांच ना कर दे, उसके चलते छत्तीसगढ़ में आनन फानन में एफआईआर करने का काम किया गया। और आज जिस प्रकार से इसमें एजेंसी कार्रवाई कर रही है, तो एक नियमित एक रूटीन प्रोसेस के तहत ये कार्रवाई बढ़ रही है। और यदि कांग्रेस के नेताओं को इस बात का डर सता रहा है कि वो अपने ही बुने हुए जाल में फंस रहे हैं, तो उसकी चिंता वो करें, लेकिन एजेंसियां कानून अपने हिसाब से बिना किसी भेदभाव के और गुण दोष के आधार पर मुझको लगता है कि कार्रवाई करता है। तो कांग्रेस के नेता डर क्यों रहे हैं, क्यों भयभीत हो रहे हैं? और ये विषय लगातार 2 साल से चल रहा है, समय समय पर तमाम तरह के तथ्य निकल करके आए, तमाम तरह की चीजें भी समय समय पर निकल करके आती रही हैं और जो लोग भी इसमें संलिप्त हैं उनके ऊपर एजेंसियां कार्रवाई कर रही हैं। लेकिन उनका कहना है कि चुनावी समय में इस तरह का माहौल बनाकर आप छवि खराब करने की कोशिश करते हैं। देखिए, एजेंसियां काम कर रही हैं, एजेंसियां अपनी जांच को आगे बढ़ा रही हैं। कोई भारतीय जनता पार्टी या कोई राजनीतिक दल वहां नहीं गया था और 2 साल पहले का मामला है। आपने ही एफआईआर दर्ज की थी, आपने ही कार्रवाई का ढिंडोरा पीटा था। अब उसके बाद जब इसके तार निकल करके जा रहे हैं, अन्य राज्यों से इसके तार निकल करके जोड़ रहे हैं, बॉलीवुड तक इसके तार निकल करके जा रहे हैं और देश से बाहर तक के इसके तार निकल करके जा रहे हैं, कहां से वीडियो निकल करके आए इस विषय में, अभियुक्त ने तमाम तरह के वीडियो के माध्यम से बयान दिए और तमाम लोगों के नाम लगातार सामने आए। तो सवाल उठाने का अधिकार कांग्रेस को नहीं है, बल्कि कांग्रेस को बताना चाहिए कि जिन लोगों के नाम इसमें सामने निकल करके आ रहे हैं, जिन लोगों की तरफ से समय समय पर मीडिया में भी जानकारी निकल के आई, समय समय पर वीडियो भी निकल करके आए, उनसे कांग्रेस के दिग्गज नेताओं का क्या संबंध है, इस बात का स्पष्टीकरण कांग्रेस को देना चाहिए। जवाब ले लेते हैं अनिल जी से। देखिए प्रसिता जी, यहाँ भारतीय जनता पार्टी सिर्फ बदलापुर की राजनीति छत्तीसगढ़ में नहीं कर रही है, पूरे देश में कर रही है। आप चाहे किसी भी प्रदेश के गैर भाजपा शासित नेताओं, मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों और सरकारों को देख लीजिए, या तो वो सरकारें, विधायक खरीद लिए जाते हैं, विधायक, सांसद, या तो फिर उन पर ईडी आईटी की गाज गिरती है। अब रहा सवाल महादेव ऐप पर। वो महादेव ऐप जिस पर भाजपा राजनीति कर रही है, वो महादेव ऐप धड़ल्ले से चल रहा है, अपने मोबाइल में देख लीजिए। अब महादेव ऐप ही नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ड्रीम 11 जो 2014 में सिर्फ 1 लाख लोग चोरी छुपे पूरे हिंदुस्तान में सट्टा खेलते थे, आज 10 से 20 करोड़ लोग ड्रीम 11 की चपेट में हैं। हिंदुस्तान का युवा अरबों रुपए लगा रहा है और हार रहा है। केंद्र की सरकार और यहाँ डबल इंजन की सरकार युवाओं को जो 2 करोड़ नौकरियां प्रति वर्ष देंगे कहते थे, वो युवाओं की बर्बादी का तमाशा देख रहे हैं। महादेव ऐप तो धड़ल्ले से चल रहा है, उस पर बेटिंग भी धड़ल्ले से चल रही है, लेकिन राजनीति करने में भारतीय जनता पार्टी नहीं चूक रही है। आप इत्तेफाक सोचिए, जब विधानसभा के चुनाव आते हैं तो असीम दास की गिरफ्तारी होती है, भाजपा नेता की कार निकलती है, उसमें करोड़ों रुपए सीएम को, तत्कालीन सीएम को देने का आरोप लगता है। जब दूसरे चरण का मतदान, अंतिम चरण का समाप्त हो जाता है, तो बैकफुट पे आ जाते हैं, कहते हैं असीम दास ने अपना बयान बदल दिया है। फिर लोकसभा के चुनाव जब आए तो 4 तारीख की एफआईआर 17 तारीख को दिल्ली में छपती है, तब तक गोपनीय रखी जाती है कि आचार संहिता लगे, उसके बाद इसको बाहर लाएंगे। ये कौन सा खेल चल रहा है?
महादेव ऐप पर एक और बात आपको मैं सार्वजनिक करना चाहूंगा कि महादेव ऐप पे छत्तीसगढ़ पुलिस ने तत्कालीन कांग्रेस सरकार के नेतृत्व में बहुत कार्रवाइयां की। 497 लोगों की गिरफ्तारी हुई, करोड़ों रुपए जब्त किए गए। ईडी की तरह हमने तमाशा नहीं देखा, चालान पेश किए गए। लेकिन केंद्र की इस ईडी ने, जो केंद्र की एजेंसी आज भाजपा की प्रकोष्ठ बन गई है, अभी इलेक्ट्रॉल बॉन्ड में जिसका चेहरा भी स्पष्ट हो गया है कि ये जाती है, छापेमारी करती है और सैकड़ों करोड़ का भाजपा चंदा लेती है। केस फिनिश। सर्वोच्च न्यायालय में ईडी कहती है कि 3000 मामलों में हमने छापेमारी की और 23 मामलों में हम चार्जशीट दे पाए। आप परसेंटेज निकाल लीजिए। एक भी कल्पित नहीं सिद्ध हुआ है आज तक पृष्ठा जी 10 सालों में। एक भी दोषी सिद्ध नहीं कर पाई ईडी। सिर्फ राजनीतिक छापेमारी करके केंद्रीय एजेंसियां लोगों का चरित्र काम नहीं कर रही है ठीक ढंग से। आपका ये कहना है कि केंद्रीय करना। एजेंसियां काम नहीं कर रही है ठीक ढंग से? केंद्रीय एजेंसियों को प्रकोष्ठ बनाकर रख लिया है भारतीय जनता पार्टी ने। उनको लठैत बनाकर उनके माध्यम से वसूली करना, उनके माध्यम से एफआईआर करना दूसरे दलों पर। और एक भूपेश बघेल जी का मुद्दा नहीं है। पूरे देश में आज आप देखिए, चाहे मीडिया समूह हो, चाहे उद्योगपति हो, चाहे राजनीतिक दल हो जो भाजपा के विरोध में बात करते हैं, सब पर लगातार छापेमारी हो रही है। इस देश में खुलेआम लोकतंत्र का चीन लखन जी से एक प्रतिक्रिया ऐसी पर जिस तरह का माहौल छत्तीसगढ़ में फिलहाल बना हुआ है लखन जी, न्यायालयों पर भी ठीक है, चुनाव है आने वाले समय में, ये मुद्दा प्रभावी विधानसभा चुनाव में भी देखा हमने, माहौल बना इस मुद्दे को लेकर। अब लोकसभा चुनाव है तो फिर एक बार एफआईआर होने के बाद सियासत गरमाने लगी है। लखन जी, बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए, मामला एक बार फिर लोकसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है, इस पर रंग चढ़ता दिख रहा है। और इसका कितना सियासी नफा नुकसान होगा भाजपा कांग्रेस को या भूपेश बघेल को, कितना नफा नुकसान होगा, ये तो चुनाव के बाद पता चलेगा। लेकिन मामला जो है एक बार फिर सुर्खियों में आ रहा है और छत्तीसगढ़ में, रायपुर में और लोगों में ये चर्चा भी अब होने लगी है कि क्या वाकई में महादेव सट्टा ऐप आज भी जो है चल रहा है। महादेव सट्टा ऐप के बारे में जो बातें हैं वो कितनी सच्चाई है, उसमें कितने जो है तथ्यात्मकता है या कितनी जो है उसमें अफवाह है। सरकार कह रही है कि इसमें तथ्यात्मक चीजें हैं, तो तथ्यात्मक चीजों को आज तक जो है सामने क्यों नहीं लाया जा रहा है, ये भी एक सवाल उठ रहा है। और इसको लेकर जो है देखिए, आम जनमानस में दो तरह की बातें हैं। तो एक तो वो वर्ग है जो कहता है कि जो है ये भूपेश बघेल चूंकि अब लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी है और कद्दावर प्रत्याशी है। देखिए, राजनांदगांव सीट की जो प्रतिष्ठा है भाजपा की, जो पिछले 25 साल से भाजपा के पास थी, अब वो प्रतिष्ठा का सवाल बन गई है भाजपा के लिए। दांव पर लग चुका है राजनांदगांव की जो सीट है। इसलिए भी इस मामले को उठाया जा रहा है, उजागर किया जा रहा है। और एक तरह से निश्चित तौर पर भूपेश बघेल की छवि को इससे नुकसान कितना पहुंचेगा ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन इमेज को खराब करने की कोशिश तो इसमें हो रही है। और कांग्रेस यदि हारती है तो निश्चित तौर पर इसका जो है हाथ होगा। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, कुछ वर्ग या कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि भूपेश बघेल ने भी 5 साल सत्ता में रहते हुए जो है बदलापुर की कार्रवाई की थी, कई लोगों पर एफआईआर दर्ज किया था, कई लोगों को बेवजह परेशान किया था। तो देखिए, दोनों तरह की बातें हैं इस समय जो है। लेकिन मुझे लगता है कि चूंकि सामने में लोकसभा चुनाव है और राजनांदगांव सीट जो है भाजपा के लिए दांव पर है, इसलिए इस मामले को ज्यादा जो है तवज्जो दिया जा रहा है। और ये तो जनता तय करेगी राजनांदगांव की कि भूपेश बघेल और संतोष पांडे में से कौन जीतता है। यदि भूपेश बघेल जीत जाते हैं मान लीजिए, तो आप मानकर चलिए कि ये मामला जो है ठंडा पड़ जाएगा और इसमें सारी जो कार्रवाइयां हैं वो हाशिए पर रख दी जाएंगी। लेकिन यदि भूपेश बघेल हार जाते हैं तो इस मामले को मुझे लगता है कि अगले विधानसभा चुनाव में फिर उठाया जाएगा। चलिए ठीक है उमेश जी, आपको नहीं लगता कि ठीक है एफआईआर हुई, समय ऐसा है, राजनांदगांव से भूपेश बघेल प्रत्याशी है, सहानुभूति का कार्ड प्ले करेंगे तो नुकसान हो सकता है बीजेपी को? और यही वो कह रहे हैं कि आप डर गए हैं, आपको पता लग गया है, आपने सर्वे करा लिया है कि वो सीट आपके हाथ से जा रही है। हेलो जी उमेश जी। हेलो हेलो उमेश जी, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? हेलो उमेश जी, मेरी आवाज मिल रही है?
चलिए ठीक है, उमेश जी से दोबारा संपर्क करेंगे। अनिल जी आपके पास आऊंगे। जिस तरह तस्वीरें पीसी की भूपेश बघेल ने मीडिया से रूबरू हुए, उनका कहना है कि गीदड़ भपकिया तो बता रहे हैं वो, लेकिन ये भी सवाल उठा रही है बीजेपी कि अगर आपने कुछ किया नहीं है तो डरने की जरूरत क्या है। अच्छा सवाल है आपका। जब हमने कुछ किया नहीं है, अगर आप हिंदुस्तान में ट्रायल को देखें, अगर किसी को 302 का आरोपी बना दिया जाए, किसी को भ्रष्टाचार के मामले में जेल में डाल दिया जाए, खासकर तब जब पीएमएलए एक्ट आ गया है, जिसमें मैं एक अधिवक्ता होने के नाते आपके लोकप्रिय चैनल पर इतनी जानकारी जरूर दूंगा कि पुलिस के समक्ष 161 में दिया गया बयान वैलिड नहीं है, कोर्ट में आप बदल सकते हैं, लेकिन ईडी के समक्ष दिया गया बयान 164 का बयान माना जाएगा, जैसे मजिस्ट्रेट के समक्ष हम जो बयान देते हैं। इसी आधार पर ये जमानत खारिज करवाते हैं और लंबे समय तक आरोपी को जेल में रखने का षड्यंत्र करते हैं और ये कहते हैं कि न्यायालय क्यों नहीं छोड़ रही साहब। तो देखिए, न्यायालय प्राथमिक दृष्टि से उस बयान के आधार पर ही जमानत देने के लिए बाध्य है, को जमानत नहीं थी। तो आज ये बड़ा संकट देश में जो खड़ा हो रहा है कि जिस तरह से ये लोग तानाशाही कर रहे हैं, कभी दुबई से प्रायोजित वीडियो जारी कराते हैं, कभी कुछ और खेल करते हैं। कहां है 56 इंची सीना, कहां है हमारी प्रत्यर्पण संधि? क्यों दुबई में बैठे सिर्फ महादेव ऐप नहीं, हजारों ऐप हैं, करोड़ों युवाओं को रोज ठग रहे हैं और महादेव ऐप भी चल रहा है। आप देखिए कि महादेव ऐप को डबल इंजन की सरकार रोक नहीं पाई, उस पर प्रतिबंध नहीं लगा पाई। हाँ, उसके नाम पर राजनीति जरूर की जा रही है। ये कितना दुखद है प्रीशिता जी। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, अभी बहुत आदरणीय हमारे लखन चौधरी जी, मैं उनकी बातों को बहुत सर आंखों पर रखते हुए बहुत विनम्रता पूर्वक एक ही आग्रह करूंगा कि भूपेश बघेल जी की सरकार में चीट फंड कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई हुई, हजारों डायरेक्टर्स को गिरफ्तार किया गया, वीडियो और विजुअल सब कुछ थे, फोटो थे कि मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह और उनका परिवार तक उनको प्रमोट करने जाते थे। भारत के संविधान और कानून के मुताबिक उन पर अपराध दर्ज हो सकता था, उनको जेल भी भेजा जा सकता था और मैं आपको बता दूं, उस वीडियो के आधार पर उनको सजा भी मिल सकती थी। लेकिन कांग्रेस की सरकार ने यह सोचा कि ये जनप्रतिनिधि हैं, ये भुलावे में गए होंगे, इंटेंशनली ऐसा नहीं किए होंगे, उन्होंने बदले की कार्रवाई नहीं की। अगर बदले की कार्रवाई कांग्रेस करती तो चीट फंड कंपनियों के मामले में इनका पूर्व का सारा मंत्रिमंडल जेल में होता। कांग्रेस की सरकार ने, जो पूर्ववर्ती सरकार थी, उसने कहीं भी बदले की कार्रवाई नहीं की और केंद्र में भी 47 से आज तक अगर लोकतंत्र बचा है तो सिर्फ इसलिए कि कांग्रेस से, देखिए, छोटी मोटी भूल चूक जो काम करता है उससे होती है, मैं ये बात नहीं कहता, लेकिन लोकतंत्र और राष्ट्र को बचाने में कांग्रेस ने सदैव बड़ी भूमिका अदा की है। आज लोकतंत्र और राष्ट्र दोनों खतरे में आ गया है। एक तरफ घुसपैठियों के लिए वैलिडिटी का कानून बनता है, एक तरफ इस तरह से ईडी आईटी के माध्यम से उड़ान घोटाले जैसे मामलों पे आप ही कहते थे कि ईडी आईटी केंद्रीय एजेंसियां इस मामले में जांच क्यों नहीं कर रही है, लेकिन अब वही जांच कर रही है, तो उस पर सवाल है। ठीक है, उमेश जी जुड़ गए। उमेश जी से मेरा सवाल था, उमेश जी, राजनांदगांव सीट से भूपेश बघेल प्रत्याशी है, ऐसे समय में एफआईआर होना आपको नहीं लगता कि अगर सहानुभूति का कार्ड प्ले हुआ तो ये नुकसान पहुंचा सकता है बीजेपी को? देखिए, आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल किया है, मैं उसका भी जवाब दूंगा। और अभी जो लोकतंत्र और तमाम तरह के विषयों पर कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ पर लंबे लंबे प्रवचन दे रहे थे, उस पर भी बोलूंगा। जिस प्रकार से आपने विक्टिम कार्ड की बात की, मैंने तो पहले ही अपने वक्तव्य में कहा कि एक रूटीन प्रोसेस के तहत जब कार्रवाई आगे बढ़ रही है तो कांग्रेस के नेता और तमाम लोग इतने भयभीत हैं, इतने डरे हुए हैं कि विक्टिम कार्ड खेल करके छत्तीसगढ़ की जनता को फिर से दिग्भ्रमित करने का यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो अपने इस मंसूबे में सफल नहीं होने वाले हैं और शायद इसीलिए इतनी हाय तौबा और इतना डर दिखाने का प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है। और लगातार अभी कांग्रेस की तरफ से लोकतंत्र और तमाम चीजों की दुहाई दी जा रही थी और तमाम तरह के आरोप भी लगाए जा रहे थे और ये भी कहा जा रहा था कि हमारे पास तमाम वीडियो थे और ये थे, जनप्रतिनिधि हैं और हमने कार्रवाई नहीं की। किसने रोका था भैया आपको कार्रवाई नहीं करने के लिए? ये क्यों नहीं कहते हैं साफ साफ कि बदलापुर की राजनीति के तहत 2018 से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर लगातार कौन सा सुनियोजित षड्यंत्र है? युवा रोज करोड़ों युवा ठगी का शिकार हो रहे हैं और आप इस ऐप को बकायदा पाल रहे हैं, पोस रहे हैं। क्या कर रही है आपकी डबल इंजन की सरकार? जवाब दीजिए, आपसे देश की जनता जवाब मांग रही है। मैंने आपको यहाँ पर सुनने का काम किया है, इतनी जल्दी घबराहट, एक सवाल पूछ रहा हूँ, लोकतंत्र की दुहाई देने वाली अब इतने जल्दी बौखलाने लगे कि सुनने का साहस भी नहीं बचा है। आप ये क्यों नहीं बताते? एसआईटी पर एसआईटी गठित करने के बाद जब आप न्यायालय गए तो प्रदेश में भी आपकी सरकार है, केंद्र में भी आपकी सरकार है, तो पूर्ण रूप से ये ऐसे ऐप बंद क्यों नहीं हो जाते? क्योंकि नुकसान तो बहुत है ना, बड़े लेवल पे नुकसान है, युवाओं का धोखाधड़ी होती है, कई तरह के क्राइम होते हैं ना। मैं उस पे भी आ रहा हूँ प्रसीता जी, उस पे भी आ रहा हूँ,
लेकिन जरा आप कांग्रेस के प्रवक्ता को बता दीजिए कि बीच में इंटरप्ट ना करें। उन्होंने बहुत लंबा चौड़ा प्रवचन दे दिया, अब धैर्यपूर्वक सुनने का साहस रखें। कांग्रेस के प्रवक्ता ये क्यों नहीं बताते कि जब न्यायालय ने फटकार लगाई कि तमाम मामले बदलापुर से प्रेरित है, राजनीति से प्रेरित है, तब इनकी सारी एसआईटी की एसआईटी और जांच धरी रह गई। और जिस प्रकार से अभी महादेव ऐप का जिक्र यहाँ पर लगातार कर रहा है, छत्तीसगढ़ के उन तमाम युवाओं का भविष्य खराब करने का षड्यंत्र रचा गया। 10 लाख से अधिक युवाओं का भविष्य यहाँ पर हाशिए में डालने का प्रयास किया गया और ये चाहते हैं कि इस पर राजनीति। अरे मैं तो कह रहा हूँ 20 करोड़ युवा खेल रहे हैं, बेटिंग क्यों नहीं बंद हो रही, जवाब दीजिए। और जिस प्रकार से आप ये तमाम महादेव ऐप और तमाम चीजों के बारे में यहाँ पर जानकारी दे रहे हैं, मेरा तो आपसे विनम्रतापूर्वक आग्रह है, उस पर बताइए साहब, विषयांतर मत करिए। क्यों बैन नहीं हो रहे हैं ये सुन लीजिए आप, बताइए, जवाब दीजिए एक लोकप्रिय चैनल पर आप। अरे भैया देखो, ये जुआ सट्टा और इस प्रकार के ऐप की जानकारी के लिए आप ईडी के पास जाइए, एजेंसियों के पास जाइए, वो जानकारी सिर्फ इनके नाम पर राजनीति करते हैं। दुबई से वीडियो जारी कराते हैं आप प्रायोजित तरीके से, और नहीं तो बैन क्यों नहीं किया आपने ऐप को आज तक, किसने रोका था? कांग्रेस के नेताओं से भी पूछ लीजिए। और जब पोल खुलने लगती है तो बौखलाहट में किस प्रकार से, अरे साहब ऐप क्यों नहीं बंद हो रहा है, इतना ही तो बता दीजिए, विषयांतर मत करिए, भाषणबाजी मत करिए। कौन रोका है मोदी जी को? शांत हो जाइए। लखन जी से मैं कमेंट लेना चाहूंगी इस बात पर। पहला चुनाव नहीं है जहां इस तरह के मामले पे बड़े नेताओं पे या दिग्गज नेताओं पे आरोप लगे हो। कई ऐसे चुनाव हमने देखे, लोकसभा हो, विधानसभा हो। इन आरोपों का चुनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है, या छवि धूमिल करके सिर्फ वोट लेने की राजनीति इसको मानी जाए? जी निश्चित तौर पर देखिए, भाजपा तो इसको उसी दिशा में ले जा रही है और राजनांदगांव की जो सीट है वो चूंकि प्रतिष्ठा की सीट बन चुकी है भाजपा के लिए, इसलिए जो है इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया जा रहा है ताकि एन प्रकार भूपेश बघेल चुनाव हार जाए और भाजपा जो है इससे भाजपा का दोनों चीज जो है सज जाएगी। एक तो जो है राजनांदगांव की सीट भाजपा जीत जाएगी और दूसरा कि महादेव सट्टा ऐप या भ्रष्टाचार का जो मुद्दा है वो भी एस्टेब्लिश हो जाएगा और उसको आगे और जो है ले जाया जाएगा। लेकिन देखिए दूसरा पक्ष, यदि भूपेश बघेल मजबूती के साथ यदि इस सीट को निकाल लेते हैं तो भी जो है भूपेश बघेल के पक्ष में ये माहौल बनेगा और जो है ये इस तरह की जो जांच है और ये सब सारी जो चीजें हैं उस पर विराम लग जाएगी। तो देखिए अब जो है पूरा दारोमदार इस पर निर्भर करता है कि भूपेश बघेल कितनी मजबूती से चुनाव लड़ते हैं और उस सीट को निकाल पाते हैं या नहीं, अन्यथा आने वाले दिनों में जो है राजनीति इस पर और जो है जारी रहेगी। चलिए उमेश जी, ये जो लखन जी ने कहा ये बात ये मानी जाए कि राजनांदगांव जो सीट है उस पर अब चुनौती है क्योंकि भूपेश बघेल सामने है। देखिए कहीं कोई चुनौती नहीं है, पूरे 11 सीट में सबसे कमजोर यदि कोई कैंडिडेट है हमारे सामने तो राजनांदगांव सीट के अंदर में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सबसे कमजोर चेहरे के रूप में कांग्रेस की तरफ से है, क्योंकि ये वही दागदार चेहरा है जिनके ऊपर तमाम तरह के आरोप हैं और लगातार बीते 5 वर्षों में जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में लूट मची, जिस प्रकार से अन्याय किया गया, जनता को ठगा गया, छला गया, धोखा दिया गया, ये भूपेश बघेल के नेतृत्व में बीते 5 वर्षों के अंदर में इस प्रदेश के अंदर में कुशासन चला और छत्तीसगढ़ की जनता और राजनांदगांव की जनता जानती है। राजनांदगांव के विकास को यदि 5 वर्षों तक रोकने का किसी ने काम किया तो भूपेश बघेल जी ने किया, वहां के विकास कार्यों को बाधित किया। बदलापुर के लिए क्यों? समय की कमी है, आखिरी कमेंट अनिल जी से फिर चर्चा को समाप्त करेंगे। डॉक्टर रमन सिंह वहां से विधायक थे, क्यों? पहले डॉक्टर रमन सिंह वहां से सांसद थे। उस बदलापुर का खामियाजा राजनांदगांव की भोली भाली जनता को भुगताने का काम भूपेश बघेल ने किया है। अब जनता भूपेश बघेल को तैयार नहीं हुए कि आज 20 करोड़ से अधिक युवा बेटिंग लगा रहे हैं, युवा और उनके परिवार बर्बाद हो रहे हैं। ये बेटिंग ऐप क्यों नहीं बंद हो रहे हैं? महादेव ऐप के नाम पर सियासत तो हो रही है, महादेव ऐप बंद करने का इनाम नहीं ले रहे हैं। कौन सी ऐसी साठ गांठ है इन सटोरियों से? और दुबई से अगर वीडियो आ सकता है तो दुबई से गिरफ्तारी क्यों नहीं? और क्या चुनाव के समय ही आपको इस तरह के दूसरे हाथ कंडे आ रहे हैं? क्यों आप महंगाई पे जवाब नहीं देना चाहते हो? समय की कमी है। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो सियासत का बदलापुर
पर हम चर्चा कर रहे थे छत्तीसगढ़ में जिस तरह का माहौल फिलहाल बना हुआ है, क्योंकि महादेव सट्टा ऐप बहुत बड़ा मामला है। विधानसभा चुनाव में भी हमने देखा एक तरह का माहौल तैयार करने की कोशिश इस पर की गई थी और बीजेपी को इसका फायदा हुआ। अब लोकसभा चुनाव है और भूपेश बघेल पर एफआईआर हो गई है। अब इसका प्रभाव इस चुनाव में कितना पड़ेगा और किसको नफा होगा, किसको नुकसान होगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल गुवाहाटी छत्तीसगढ़ में इतना ही। अब बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।